हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपनी बायोलॉजी का टॉपिक लेसन चल रहा था और बायोलॉजी के अंदर अपना लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस चल रहा था और लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को बोला भी था कि इससे रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स आपकी तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर कहता हूँ कि 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, इसको सीरियसली लो, ठीक है। और एक बार आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। शायद हो सकता है कोई ना कोई टॉपिक ऐसा हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हुई, तो उसको आप अभी क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में होता ये है कि टॉपिक आगे बढ़ जाता है, फिर हम पीछे का पूछते हैं, कोई सार वाली बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपका आप आज का दिन है आपके पास, तो इसको आप एक बार अच्छी तरह से केयरफुली लर्न करो चैप्टर को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अपना है नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 7। ठीक है, लेसन नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, सारा का सारा टॉपिक हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीन्स क्या होता है। बुक के अंदर अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका है, इसको अपन कैसे समझेंगे। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे कि हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, ठीक है, अचानक ही बीच में कुछ खड्डा आ गया, कोई भी पिट आ गया, खड्डा आ गया, और हम वहीं रुक जाते हैं या उसको लांग करके आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने ये तो है नहीं कि खड्डे को देखा फिर सोचा हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हो कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं, अपने आप ही दिमाग में है कि हाँ हमें इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, हम बातें करते करते भी साइकिल चला सकते हैं। ठीक है, और अपने आप ही हमारा दिमाग है, उसमें ऐसी सेटिंग होती है कि उसकी जो सेटिंग कुछ इस प्रकार की होती है कि हम अपने आप ही कि हमें घर जाना है कि हाँ राइट लेफ्ट स्ट्रेट सीधा, ठीक है, तो यह अपने आप ही हमारे हाथ मुड़ जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से और भी कुछ चीजें देखो, हम जो भी याद करते हैं वो लर्न हो जाता है, हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक फीड रहता है, होता है ना। इसी प्रकार से देखो कि कोई भी चीज हमारे बॉडी से रिलेटेड कोई भी वर्क है, उसका जो मेन जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, वो हमारा ब्रेन होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, उसका जो सेंट्रल पॉइंट या कंट्रोल जो रूम होता है ना हमारी बॉडी का, वो क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। तो अब स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोसेस होती है, वो सारी उन सारी की सारी प्रोसेस को केवल एक प्रोसेस छोड़ करके, वो मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, वो इसके बाद में कराएंगे। तो उस प्रोसेस को छोड़ करके बाकी सारी की सारी जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन ही करता है। ठीक है, अब देखिए कि जो ब्रेन है, ठीक है, आप इसको ब्रेन को हमारे इस ब्रेन को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट क्या है, सीपीयू। ठीक है, उसमें जितने भी डाटा फीड होते हैं, जो भी कमांड लेता है या कमांड देता है, वो सारा का सारा काम कौन करता है, सीपीयू। देन जस्ट लाइक आवर ब्रेन इज जस्ट लाइक सीपीयू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हमारे पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम का एक सीपीयू की तरह ही हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, जितनी भी प्रकार की हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है, उसको सब कुछ कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है। अब देखिए, हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा, हमारा हार्ट पल्सेशन करना, ब्लड प्रेशर होना, जो भी चीज़ है वो सारी की सारी। अभी ब्रेन का भी पढ़ेंगे, ब्रेन में भी आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपने देखा होगा कि हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो मान लो कि कोई चाट की दुकान देखी, ठीक है, या मिठाई की दुकान देखी, तो इस इनको देखने पर भी, ठीक है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये भी कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन ही करता है। हम अचानक ही कोई हॉरिबल फिल्म, हॉरिबल सीन हमारे सामने आ जाता है, हमारा हार्ट बीट पल्सेशन हाई हो जाता है, इसको भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन ही करता है।
ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कि कोई जंगली जानवर हमारे पीछे पड़ गया, जैसे कोई डॉग है, कोई भी, ठीक है, तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे जो हेयर्स होते हैं हाथों के वो एकदम से टाइट हो जाते हैं, तन जाते हैं, ठीक है, पसीना आ जाता है, हम तेजी से भागते हैं। इन सब चीजों को कंट्रोल हमारा ब्रेन ही करता है। अब आगे देखिए, लेकिन ब्रेन अकेला क्या कर ले स्टूडेंट्स, ये भी चीज समझने की चीज है, ठीक है। अकेला ब्रेन कुछ नहीं कर सकता, अब इस ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। तो इस ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता कौन है? हमारी नर्व्स, हमारी की जो बॉडी है, ठीक है, यानी कि हेड टू फुट, ठीक है, और पूरी की पूरी जो बॉडी है वो नर्व से बनी है। जैसे कि हमारे ऐसे समझ लो एक पाइप सिस्टम मान लो कि हमारे मोहल्ले के अंदर पाइप होते हैं, वो छोटे छोटे पाइप फिर मेन गली के अंदर वाले बड़े पाइप में मिल जाते हैं, फिर मेन गली वाले पाइप थोड़े रोड में खुलते हैं बड़े पाइप, ठीक है। ऐसे करते करते एक सेंट्रल बड़ा पाइप होता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी होती है कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर छोटी छोटी नर्व्स होती है स्टूडेंट्स। ये छोटी छोटी नर्व्स है वो मिलकर के एक बड़ी नर्व बनाती है, और एट लास्ट यह नर्व्स है वो आपस में मिलकर के एक बहुत बड़ा एक बंच, एक गुच्छा बना लेती है, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम को ही कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सब कुछ कंट्रोल होती है वो हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती है। इसका एक वेन डायग्राम आप लोगों को बनवा दूंगा बाद में, ठीक है, उससे आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा जो अगला जो मेन टॉपिक है, देखिए ब्रेन तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन ब्रेन से पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, ब्रेन से पहले जो हमें पढ़ना है वो हमें टॉपिक पढ़ना है हमारा नर्वस सिस्टम। क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है, यह नर्वस सिस्टम आपस में जुड़ करके और फिर ब्रेन के साथ जुड़ आप ब्रेन तक पहुंचता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये छोटे छोटे नर्वस सिस्टम जो है हमारे इस जुड़ करके और सीधा यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से, यानी इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है हमारे ब्रेन और ऑर्गन के बीच में, ठीक है, वो सारा का सारा फॉर्म करता है यही नर्वस सिस्टम करते हैं। और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इन नर्वस सिस्टम को सबको मिला करके जो बनता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अब अपन सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और नर्वस सिस्टम की एक छोटी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं जिसे कहते हैं न्यूरॉन। ध्यान रखना स्टूडेंट, एक होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ये कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है नेफ्रॉन, हम न्यूरॉन लिख देते हैं, कई बार न्यूरॉन पूछ लेते हैं हम नेफ्रॉन लिख देते हैं, थोड़ा नाम में कंफ्यूजन सेम है। नेफ्रॉन जो होता है वो यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, जो इससे पहले मैंने बताया था ना क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो तो हमारी यूरिन फॉर्मेशन के लिए होता है, और न्यूरॉन जो होता है हमारा नर्वस सिस्टम के लिए। तो अब अपन जो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है न्यूरॉन या नर्वस सेल या न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन या और नर्व सेल, अब इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से देखते हैं, और इसका डायग्राम बनवा देता हूँ मैं आपको। तो इसका डायग्राम देख लीजिए स्टूडेंट किस तरीके से होगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये डायग्राम हो गया, इस पर इस तरीके से छोटे छोटे हैट्स आप निकाल सकते हो।
जैसा डायग्राम बनाया है सेम एचडी वैसा ही डायग्राम आपको बनाना है। अब देखो स्टूडेंट्स के नाम देखो, इसके नाम क्या होंगे। तो नाम है, सबसे पहले तो ये जो हेयर्स दिखाई दे रहे हैं इसको कहते हैं डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स ये जो है इसको कहते हैं शेल बॉडी साइटोन। तो इसको, इसके अंदर देखिए क्या क्या होता है वो आप ध्यान से देखो। एक तो होता है साइटोप्लाज्म या साइटोन, एक ही बात है, इसको आप साइटोप्लाज्म या साइटोन भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में यह है साइटोप्लाज्म, साइटोन हो गया। फिर ये देखो कुछ कलर्ड ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं जिसको कहते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल्स। ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें कुछ और भी पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है। और इनको कंबाइंड रूप से जो कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं सेल बॉडी, याद रखना। इसको कंबाइंड रूप से कहते हैं सेल बॉडी, कंबाइंडली हम इसको कहते हैं सेल बॉडी। अब इसके बाद में आगे देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये एक लिपिड की लेयर होती है जिसको कहते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट ये जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। ये जो दिख रहे हैं इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये जो बीच में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको कहते हैं स्टूडेंट एक्सोन। इसको कहते हैं एक्सोन, क्लियर। फिर उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट है इसको कहते हैं नर्व एंड, ठीक है ना। इसको है नर्व एंड या सिनेप्टिक नोड भी कह सकते हो, नर्व एंड, या आप इसको, और फिर इसका नाम है सिनेप्टिक नोड भी कह सकते हो, ठीक है ना। इसको आप क्या कह सकते हो, सिनेप्टिक नोड भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, ये सर बताइए क्या है। सर 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 हाँ जी, कौन। सर वो आपने क्या लिखा है, नोड ऑफ? NBR, नोड ऑफ रेनवियर है ना। एक और पूछते हैं कई बार न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पूछते हैं स्टूडेंट, ये पूछा हुआ है 2015 या 16 में पूछा था शायद ये, ठीक है। इसको सिलेक्टिव नोड भी लिख सकते हो। एक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये देखो कि यह जो मस्ल है न्यूरॉन, यह मसल्स में किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो वो चीज है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहां पर बना देता हूं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये हमारी मसल्स है, ये न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर, इसको सीधा लिखते हैं
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इस तरीके से देखो, जैसे कि ये हमारी मसल्स है, ये हमारी मसल्स है, इसको ध्यान से देख लो, ये हमारी मसल्स है, ठीक है। ये इसका एंड पॉइंट है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाए जाते हैं। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए तो अब देखिए आगे, नर्व सेल। नर्व सेल क्या होती है? यही एक ऐसी सेल है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको होता क्या है। जिससे मान लो ये हाथ है, इस हाथ पर कोई पिन चुभी, मैंने एक पिन चुभाई या किसी चीज की लगी, तो जैसे ही पिन चुभेगी या कोई चीज की लगी, तुरंत प्रभाव से हमें दर्द का एहसास होगा। ये दर्द का एहसास इसीलिए होता है ताकि हमें पता चल सके और हम उससे बच सके। अगर यही दर्द अगर मान लो 5 मिनट बाद में हो, तब तक तो बहुत नुकसान हो जाए। तो उसी टाइम बिना 1 सेकंड, कुछ मिली सेकंड ही, ठीक है, मिली या माइक्रो सेकंड में ही हमें दर्द का एहसास होता है ना। तो ये किस कारण से होता है? ये इसी न्यूरॉन्स के कारण, नर्व सेल के कारण होता है। यही न्यूरॉन्स सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन उसको एनालाइज करके हमारे हाथों को हमें सिग्नल देता है कि हमें हाथ को हटाना है या कोई एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है। तो ये सारा का सारा कौन करता है? न्यूरॉन्स या नर्व सेल करती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब आगे देखिए, अब इसके अंदर देखिए दूसरी चीज, न्यूरॉन्स, this is a special or specific type of cell. It receive conduct and reply the impulse। जो भी impulse होते हैं, जैसे कोई चीज की लगी या कोई चीज की हमें टच हुआ, ठीक है, उसे हम impulse कहते हैं। तो इनको क्या करता है? impulse को लेता है, उस पर वर्क करता है, उसका रिप्लाई करता है। वो कौन करता है? ये नर्व सेल ही करती है। nerve cell, it is a special type of cell and it is a longest cell of body या it is largest cell of the body। हमारी बॉडी की सबसे longest और सबसे largest सेल क्या होती है? नर्व सेल। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया कि which cell is longest और largest of our body, तो क्या नाम आ जाएगा? नर्व सेल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो सिग्नल है, सिग्नल के द्वारा ही सारा का सारा मैसेज, सारा का सारा जो काम होता है, वो सारा का सारा इस सिग्नल के द्वारा ही होता है। अब ये सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं? जैसे हमारे पैरों में चोट लगी तो दर्द हुआ, तो ये दर्द का एहसास कब होगा? जब तक कि हमारा ब्रेन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, और ब्रेन ही हमारे दर्द वाली जो पेन वाली नर्व है उसको बताएगा, उसको इंड्यूस करेगा दर्द करने के लिए, और तभी उस दर्द के कारण ही हम अपना पैर उधर हटाते हैं। लेकिन अगर दिमाग को नहीं पता चलेगा तो कितने भी लगो हमें पता ही नहीं चलता। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए ये सारा, और ये काम किसके द्वारा होता है? सिग्नल। अब ये सिग्नल फास्ट होने जरूरी है, क्योंकि सिग्नल जब जब पैरों में लगेगी तो नीचे से ब्रेन तक पहुंचेंगे, ब्रेन से रिप्लाई वापस लेके जाएंगे। यह काम कुछ माइक्रो सेकेंड में ही होता है, पता ही नहीं चलता, पलक झपकते ही होता है ये काम, ठीक है। तो यानी सिग्नल फास्ट होना चाहिए। तो इसके जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल रूप में होते हैं। तो जो इसके सिग्नल होते हैं, सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में होता है।
इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में इन सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में कैसे होता है वो अपन बाद में अब डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहले मैं इसके पार्ट के बारे में बताता हूँ, ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म इसका ट्रांसमिशन होता है। अब इसके कौन कौन से पार्ट है वो देखिए स्टूडेंट्स। पहला है डेंड्रोन्स, सेकंड है सेल बॉडी, थर्ड है एक्सॉन और फोर्थ है सिनेप्टिक नोड। थर्ड है सिनेप्टिक नोड। अब किस तरीके से इसमें ट्रांसमिशन होता है वो देखो। पहले मैं इसको एक शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देता हूं, फिर आगे देखिए। अब आगे देखिए, सबसे पहले डेंड्रोन्स। तो डेंड्रोन से पढ़ने पहले पहले इसको देखो किस तरीके से होता है। मैं पहले इसको सोल्व भी समझाता हूँ इसकी फंक्शन को देखो, जिससे कि ये अच्छा एक चीज और बतानी है कि ये हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है। नहीं एक का लास्ट पॉइंट पहले के फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा रहता है और इसका लास्ट पॉइंट तीसरे के फर्स्ट पॉइंट से, और फिर इस प्रकार से ये आपस में ब्रांचिंग भी होती है, इनसे भी ब्रांच निकलती है। यानी कि पूरे बॉडी के अंदर एक नेटवर्क एक गुच्छा एक जाल फैला हुआ रहता है। देखो हमारी बॉडी में हम कहीं पर भी पिन चुभाए वही हमें दर्द होता है, इसका मतलब हर जगह है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो कि इसका फंक्शन किस तरीके से होता है, कि यह इस तरीके से आपस में एक दूसरे से आगे तक जुड़ी रहती है और इधर इधर चारों तरफ जुड़ी रहती है, ठीक है। ये चीजें इसके साथ अगली और फिर इधर से ब्रांचिंग, यानी अगर अपन देखें तो कुछ समझ में नहीं आए, इतना कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आगे आप देखो स्टूडेंट्स कि जैसे ये डेंड्रल्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पैर है, हमारे पैरों के अंदर कोई पिन चुभी, अब पिन चुभी तो ये क्या करेगा उस इंपल्स को लेगा, ठीक है ना, क्या करेगा उस इंपल्सन को एक्सेप्ट करेगा, लेकर के फिर ये क्या करेगा उसको केमिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, केमिकल फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा और वो केमिकल फॉर्म फिर कहाँ जाएगा अपनी शेल बॉडी के अंदर। और शेल बॉडी में जाने के बाद में यह शेल बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि यह उस सिग्नल को केमिकल फॉर्म में जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है ना। केमिकल को किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बहुत हाई होती है, तो यह सिग्नल यहाँ से तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यहाँ पहुंच जाएंगे। और यहाँ जो सिनेप्टिक नोड है या नर्व एंड है, इस नर्व एंड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है ना, जैसे ग्लाइसिन वगैरह ये कुछ होते हैं सब्सटेंस, उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो इसको किस में चेंज कर देता है, न्यूरोट्रांसमीटर इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वापस केमिकल फॉर्म में, ठीक है। और ये सिग्नल केमिकल फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और फिर यहाँ से ये सिग्नल को वापस दूसरा डेंड्रोइड्स एक्सेप्ट करेगा केमिकल फॉर्म में और फिर वापस ये सेल बॉडी में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा। यह प्रोसेस सेम एज इट इज ऐसी कैसी चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक जनरल प्रोसेस होगी। अब अपन इसके बारे में आगे डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेंड्रोन्स। डेंड्रोन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डेंड्रोन्स क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच एक्सेप्ट द इंपल्सन, ठीक है, विच एक्सेप्ट द इंपल्सन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ठीक है, या इन द केमिकल फॉर्म। ये क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इट इज आउटर एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सेप्ट द इंपल्स इन द केमिकल फॉर्म, केमिकल फॉर्म के रूप में इंपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर। फिर आगे नेक्स्ट है, आगे देखिए स्टूडेंट्स,
फिर उसके बाद में सेकंड आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी इट इज ए ब्रॉड पार्ट, इट इज ब्रॉड यानी चौड़ा, इट इज ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ दिस नर्व सेल, सेल का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ साइटोन और साइटोप्लाज्म, ठीक है, ए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, lysosome and any other type of cell organ, it contains some colored pigment, it's called Nissl granules। उसको क्या कहते हैं, इसमें कुछ कलर्ड पिगमेंट पाए जाते हैं, इस कलर्ड पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, Nissl granules कहते हैं। इट इज कॉल्ड Nissl granule। ओके स्टूडेंट्स, the main function of cell body is it convert the chemical signal into electrical signal। ये क्या करता है, केमिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर है एक्सोन। थर्ड नंबर पर जो पॉइंट है ये, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन। देखिए ये रहा, देखो ये है ट्यूब जो दिख रही है ना स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं एक्सोन। तो देखो इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट मे बी ब्रांच और अनब्रांच। हेलो आरिशा, कुछ बोल रहे हो क्या, कुछ पूछ रहे हैं क्या? It is long tubular like structure and it may be branched or unbranched or highly branched। यह ब्रांच, यह अनब्रांच भी हो सकता है, एक स्टेज भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकती है और हाईली ब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, इट द मेन फंक्शन ऑफ एक्सोन, मेन फंक्शन क्या है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करवाता है। तो इट प्रोवाइड द वे टू ट्रांसमिट द सिग्नल थ्रू इट। यह इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का के लिए वे प्रोवाइड कराता है, पाथवे प्रोवाइड कराता है। क्लियर? फिर आगे देखिए, इट इज सराउंडेड बाय ए lipid layer, a lipid layer is called myelin sheath, it is surrounded by a lipid layer, is a myelin sheath। This type of layer, the main function of myelin sheath is first है, it regulate the टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है, यानी न तो इंक्रीज होने देती है न डिक्रीज होने देती है, तो रेगुलेट द टेम्परेचर। सेकंड, माइलिन शीट के फंक्शन ये नोट्स में लिख लेना। सेकंड क्या है, सेकंड है इट इज इंसुलेटर। ये कैसी होती है, इंसुलेटर, ताकि इलेक्ट्रिकल, इंसुलेटर का मतलब है जैसे लकड़ी है इंसुलेटर है, प्लास्टिक है इंसुलेटर है ना, प्लास्टिक वुड ये क्या इंसुलेटर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो जब यह इंसुलेटर है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, यानी कि करंट है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है वह बाहर नहीं निकलेगा, सीधा इसी में रहेगा। तो इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। क्लियर? दो हो गए, पहला टेम्परेचर रेगुलेशन, दूसरा एक्ट एज ए इंसुलेटर। थर्ड पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सन। एक्सोन की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। मेन पॉइंट है कि इसका मेन फंक्शन और क्या है, माइलिन शीट का प्रोटेक्शन ऑफ एक्सोन। ओके, फिर इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है वो देखो, नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर क्या होती है कि यहाँ से ब्रांचिंग भी निकल सकती है, यानी यहाँ से, और दूसरी जो नर्व सेल स्टार्ट हो सकती है यहीं से, यानी इसकी ब्रांच कहाँ से निकलती है, नोड ऑफ रेनबियर से निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है वो है नर्व एंड या सिनेप्टिक नोड। फोर्थ जो पॉइंट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिनेप्टिक नोड। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स सिनेप्टिक नोड के बारे में। सिनेप्टिक नोड क्या होता है, सिनेप्टिक नोड का मतलब देखो ये ना, एक इंपॉर्टेंट चीज और आगे आएगी वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा।
तो देखिए सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक नोड क्या होता है कि जो इसका लास्ट पॉइंट होता है जिसको नर्व एंड कहते हैं, इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोड, जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा रहता है। ठीक है, द एंड पॉइंट ऑफ ए नर्वस न्यूरॉन इज कॉल्ड, ये नर्व is called synaptic node. This synaptic node is connected with dendrons of another neurons. ये किससे जुड़ा रहता है? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है उसका नाम है सिनेप्सिस। क्या है ना, एक वर्ड आया उसका नाम है सिनेप्सिस। यहाँ लिख देता हूं मैं। एक वर्ड है जिसका नाम है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है? देखो कि फर्स्ट नर्व की एंड पॉइंट और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है ना, तो ऐसे नहीं कि आपस में जुड़े रहते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं जुड़े रहते हैं। इनके बीच में कुछ गैप पाया जाता है। ठीक है ना, उसके बीच में क्या पाया जाता है? कुछ गैप पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। तो सिनेप्सिस ए सम गैप या ए minor gap is present between say nerve and dendrons of another neuron. It's called synapses. इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर इसका नर्व एंड या सिनेप्टिक नोड का फंक्शन क्या है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जब सिग्नल आता है, एक्सॉन से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाता है सिग्नल, तो यहाँ पर जब आता है तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सिनेप्टिक एलिमेंट पाए जाते हैं, इसके अलावा सिनेप्टिक एलिमेंट पाए जाते हैं, इसके अलावा और सिनेप्टिक एलिमेंट पाए जाते हैं और कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर, एक और वर्ड आया था न्यूरोट्रांसमीटर, और इसमें एक जेली लाइक एक मैट्रिक्स, एक सबस्टेंस पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यही क्या करते हैं? सिग्नल को, माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या करता है? एनर्जी देता है सिग्नल को, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? इस सिग्नल को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसके आपका सिनेप्सिस के बारे में। ओके, तो सिनेप्सिस का टॉपिक आप अच्छी तरह से कर लेना। फिर एक पूछते हैं स्टूडेंट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर आप ये डायग्राम बना देना। ठीक है, पूछा हुआ है एक बार, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, मेक द डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो स्टूडेंट्स ने सभी ने ये बना दिया, लेकिन रियल ये है कि यह डायग्राम आपको नहीं बनाना है। न्यूरोमस्कुलर पूछ ले तो ये बनाना है, ठीक है, और अगर नर्व शेल पूछ ले तो ये बनाना है। देखिए बुक में यही है, लेकिन मैंने ये इसलिए दिखाई है कि हम इसके बीच में एक सिनेप्सिस भी दिखा दें किस तरीके से जुड़ी है। तो एग्जाम में अगर स्टूडेंट आए तो आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है। अगर न्यूरॉन्स के बारे में पूछ ले तो ये बताना है नर्व शेल के बारे में, और साथ में अगर ये दिखाना चाहो तो बहुत ही बढ़िया, अगर दिखाना चाहो तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाओगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, और अगर दिखाओगे बना करके तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है। इसी के अलावा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना रिफ्लेक्स एक्शन, लेकिन अपना टाइम हो गया है, इसलिए हम अपना अगली क्लास में अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टूडेंट्स अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसका टाइम मैं आपको थोड़ी देर में डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसको आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट